students, I hope you all are fine and doing good with your studies. आज इस वीडियो में मैं सॉल्ट्स के बारे में डिस्कशन करूंगी आपके साथ, जो आपकी क्लास 10th के चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड इट इज़ वेरी स्कोरिंग एज वेल. अगर आप अपने प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर उठा के देखो तो यू विल फाइंड कि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में. सो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी व्हाट इज अ सॉल्ट, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्ट एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अ सॉल्ट. सो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज अ सॉल्ट. सॉल्ट क्या है? सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड. जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स होते हैं. सो सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड विच डिसोसिएट्स इन वाटर टू प्रोड्यूस अ केटायन एंड अ अनायन. ठीक है, let's see here. Salt is an ionic compound which dissociates in water to produce an anion and a cation, right? So अभी मैं यहाँ पे अगर एक एग्जांपल लूँ सॉल्ट की, मान लो मैंने NaCl सॉल्ट ले लिया, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं इसे. हमारे घरों में अक्सर ये पाया जाता है, हम खाने में यूज़ करते हैं. ठीक है, वही सोडियम क्लोराइड की मैं बात कर रही हूँ. अगर इसे मैं वाटर में डिज़ोल्व कर दूं, NaCl में मैंने वाटर डाला, घर में भी हम NaCl को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होता है? वो बहुत इजीली डिज़ोल्व हो जाता है. तो NaCl जो सॉल्ट है, अगर उसे हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये कौन कौन से आयंस में टूट जाएगा? जिन आयंस को मिलके बना हुआ है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. सोडियम क्लोराइड इज मेड अप ऑफ टू आयंस, वन केटायन एंड एनायन. केटायन कौन सा था? Na पॉजिटिव एंड एनायन कौन सा है? Cl नेगेटिव. तो जब हमने NaCl को वाटर में डिसॉल्व करा तो ये सॉल्ट किस में डिसोसिएट हो गया? आयंस में डिसोसिएट हो गया, जिन आयन से मिलके ये सॉल्ट बना था. ठीक है, सो सॉल्ट की डेफिनेशन आपने याद रखनी है कि सॉल्ट क्या है? सॉल्ट वो सब्सटेंस है जो वाटर में डिसॉल्व करने पे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, राइट? अब हम बात करते हैं कि सॉल्ट्स की टाइप क्या है. अगर हम बात करें तो सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, बट जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेथड है वो कौन सा मेथड है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, जो कि आप अपनी लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हो एंड आपने अपने फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में भी इसे पढ़ा होगा. ठीक है, सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है? इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एन एसिड कंबाइंस विद द बेस. एसिड बेस के साथ कंबाइन करता है टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है, इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर. अभी अगर मैं एक एसिड बेस की एग्जांपल लेके बात करूं तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल हम ले लेते हैं. एसिड की जगह मैंने क्या ले लिया? HCl ले लिया, और बेस मैंने कौन सा ले लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया. ठीक है, HCl जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? वी नो दैट सॉल्ट और वाटर बनाएंगे. कौन सा सॉल्ट बनाएंगे? अभी देखो मैं बताती हूँ. मैं इसको आयनिक फॉर्म में लिख रही हूँ, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और इसको कैसे लिख सकते हैं? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव. ठीक है, तो होता क्या है कि जो एक्सट्रीम रेडिकल्स होते हैं वो आपस में कंबाइन कर जाते हैं, और जो बीच वाले होते हैं वो आपस में कंबाइन कर जाते हैं. वैसे भी ऑपोजिटली चार्ज आयन एक दूसरे के साथ क्या होंगे? अट्रैक्ट होके कंबाइन होंगे. सो ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे? वाटर बना देंगे. ठीक है, और ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में मिलके क्या बना देंगे? NaCl बना देंगे. ये लिखा ही हुआ है मैंने यहाँ पे. तो क्या बन जाएगा? एक तो NaCl बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा. ठीक है जी. सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि ये NaCl और वाटर किस तरह से बना है. ठीक है, तो अब हमने देखा कि एसिड और बेस ने मिलके क्या बना दिया? सॉल्ट और वाटर बना दिया. अब हम थोड़ा सा pH के बारे में बात करते हैं. वी नो दैट एसिड्स हैव pH लेस देन 7 और बेसिस की pH ग्रेटर देन 7 होती है, और जो सॉल्यूशंस न्यूट्रल होते हैं उनकी pH एग्जैक्टली 7 होती है. अब हम कह रहे हैं कि सॉल्ट किससे बन रहा है? एसिड और बेस को जब हम कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं एक दूसरे से, तो सॉल्ट बन रहा है. तो सॉल्ट की भी कोई ना कोई pH होगी. अब सॉल्ट की pH को
फाइंड करने का या पता लगाने का क्या क्राइटेरिया है? सॉल्ट की पीएच किस पे डिपेंड करेगी? सॉल्ट की पीएच डिपेंड करेगी ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेस यूज्ड। मींस वो सॉल्ट जिस एसिड और बेस को मिलके बना है उनकी स्ट्रेंथ डिसाइड करेगी कि जो सॉल्ट बना है उसकी पीएच कितनी होगी। मींस वो सॉल्ट एसिडिक होगा नेचर में, बेसिक होगा नेचर में, या वो एक न्यूट्रल सॉल्ट होगा। आइए अब देखते हैं कि एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है वो सॉल्ट की पीएच के लिए डिसाइडिंग फैक्टर किस तरह से है। ठीक है, मान लो जो एसिड और बेस, अब आपको पता होगा कि एसिड्स दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स, और बेसिस भी दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे बोलते हैं हम, या स्ट्रॉन्ग बेस किसे बोलते हैं? जो एसिड और बेस कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस। मान लो आपने 10 मॉलिक्यूल लिए थे एसिड या बेस के, अगर वो 10 के 10 मॉलिक्यूल्स आयंस में डिसोसिएट हो गए तो मींस हमने जो वो एसिड और बेस लिया है वो क्या है? वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। ऑन द अदर हैंड वीक एसिड और वीक बेस कौन सा होता है? जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता आयंस में, जो पार्शियली डिसोसिएट होता है, राइट? सो इट मीन्स अगर मैंने 10 मॉलिक्यूल लिए हैं वीक बेस या वीक एसिड के, तो वो 10 के 10 मॉलिक्यूल आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे, तभी हम उस एसिड और बेस को क्या बोल रहे हैं? वीक बोल रहे हैं, राइट? तो अभी हमारे पास कुछ केसेस बन रहे हैं, तो वन बाय वन हम उन केसेस को स्टडी करके देखते हैं कि उन केसेस को लेके हमारी सॉल्ट की पीएच किस तरह से डिसाइड होगी। सो मैं फर्स्ट केस ले रही हूँ। फर्स्ट केस में मैं ले रही हूँ कि जो मेरा एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और जो मेरा बेस है वो भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो अब आप खुद सोच के देखिए कि सॉल्ट की पीएच कैसी होगी, सॉल्ट की नेचर किस तरह की होगी। सॉल्ट एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा? देखो बच्चे, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग ही बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब वो सारा का सारा H पॉजिटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। एसिड्स हम किसे बोलते हैं? जो H पॉजिटिव आयन कंटेन करता है और जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो H पॉजिटिव आयंस देता है, फर्निश करता है। और बेस किसे बोलते हैं? जो सोल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस फर्निश करता है। इट मीन्स अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो दोनों इक्वली ऑपोजिटली चार्ज आयंस फर्निश करेंगे। सो इट मीन्स वो सॉल्ट क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। वाटर तो बनना ही है, ठीक है, और जो सॉल्ट बनेगा उसकी नेचर भी कैसी हो जाएगी? न्यूट्रल हो जाएगी। तो इस केस में हमारे पास जो सॉल्ट बन रहा है वो किस तरह का होगा? वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, मान लो आपको बताया है कि कोई सॉल्ट न्यूट्रल है जो आफ्टर रिएक्शन प्रोड्यूस हुआ है, तो आपको वहां से क्लू जाना चाहिए कि इट मीन्स जो सॉल्ट को बनाने के लिए एसिड और बेस का यूज किया गया है वो दोनों ही किस नेचर के हैं? वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैं, राइट? सेकेंड केस लेते हैं हम। मान लो जो एसिड है वो मैंने अभी भी स्ट्रॉन्ग ही लिया है, बट बेस मेरा क्या हो गया? वीक हो गया। तो इस केस में जो सॉल्ट बनेगा अब उसकी नेचर कैसी होगी? वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा? देखो फिर से सोचो, एसिड स्ट्रॉन्ग है मींस ये ज्यादा H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, बट बेस क्या है? वीक है। इट मींस ये बेस उतने OH नेगेटिव आयंस नहीं प्रोड्यूस करेगा जितना एसिड H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है। इट मींस किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई? H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई। तो जब सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो सोल्यूशन किस तरह से बिहेव करेगा? एज एसिड बिहेव करेगा। इट मींस इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा वो किस तरह का सॉल्ट होगा? वो एसिडिक सॉल्ट होगा। ठीक है, इसे हम समटाइम्स एसिड सॉल्ट भी बोल देते हैं। सो पहले वाले सॉल्ट के केस में न्यूट्रल था तो पीएच एग्जैक्टली कितनी होगी? 7 होगी। इस केस में जो सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ है वो एसिडिक हुआ है, तो जो पीएच होगी वो क्या होगी? लेस देन 7 होगी। ठीक है, थर्ड केस की साइड मूव करते हैं। थर्ड केस में हम मान लेते हैं कि हमारा जो एसिड है वो वीक हो गया है और जो बेस है वो क्या हो गया है? स्ट्रॉन्ग हो गया है। जो बेस लिया है हमने वो स्ट्रॉन्ग नेचर का है और जो एसिड है वो वीक है। तो अब जो सॉल्ट बनेगा, अब तो शायद आप समझ ही गए होंगे और बता ही दोगे कि जो सॉल्ट बना है वो उसकी नेचर क्या होगी, उसकी पीएच कितनी होगी। वही कॉन्सेप्ट, अब एसिड
कम H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा, जबकि बेस स्ट्रांग होने के कारण ज्यादा OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा। तो सॉल्यूशन में कौन से आयंस की प्रेजेंस ज्यादा हो गई? OH नेगेटिव आयंस की प्रेजेंस ज्यादा हो गई। इसीलिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बेसिक नेचर का हो जाएगा, और जो सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ है वो भी क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। ठीक है, मैं वाटर नहीं लिख रही हूँ बिकॉज अंडरस्टूड है कि जब भी एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस केस में pH कितनी हो जाएगी? ग्रेटर देन 7 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा फोर्थ केस क्या बन रहा है? फोर्थ केस में अब एक ही केस रह गया कि हमारा जो एसिड है वो भी वीक है, और जो हमने बेस लिया है वो भी कौन सा ले लिया है? वीक बेस ले लिया है। ठीक है जी, अब सॉल्ट की नेचर कैसे डिसाइड करेंगे हम? ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में जो सॉल्ट है वो तीनों तरह से बिहेव कर सकता है। इट कुड बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। वो कैसे? वो ऐसे कि अभी जो सॉल्ट की नेचर है वो किस पे डिपेंड करेगी? एसिड और बेस दोनों पे करेगी। मींस इनकी स्ट्रेंथ पे फिर से डिपेंड करेगी। कैसे? अगर तो जो वीक एसिड है वो बेस से भी वीक है। अब वीक में भी तो कंपैरिजन होता है ना, दो चीजें हैं, दोनों ही वीक हैं, बट कौन किससे ज्यादा वीक है ये भी कंपैरिजन तो बनता है ना। मान लो एसिड वीक है बेस से भी, तो बेस ज्यादा OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, तो सॉल्ट की नेचर क्या हो जाएगी? बेसिक हो जाएगी। अब मान लो जो एसिड है, वीक एसिड है, उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू वीक बेस। मतलब है दोनों ही वीक, बट दोनों के वीक में से भी जो एसिड है वो थोड़ा सा ज्यादा है। मतलब ऐसे बोल लो कि जो बेस है वो एसिड के कंपैरिजन में ज्यादा वीक है। तो अब एसिड ज्यादा H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा एज कंपेयर टू बेस, तो सॉल्ट की नेचर क्या हो जाएगी? एसिडिक हो जाएगी। ठीक है जी, अब मान लो दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो सेम ही है, दोनों एक से ही वीक हैं, भाई भाई हैं, दोनों भाई बंधु हैं। जितना वीक ये है उतना ही वीक ये है। मींस जितने H पॉजिटिव आयन ये प्रोड्यूस करेगा उतने ही OH नेगेटिव आयन ये प्रोड्यूस करेगा। तो जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा वो किस नेचर का हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। 4 केसेस मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ। ठीक है, सॉल्ट की pH या सॉल्ट की नेचर को आप कैसे डिसाइड करो कि जो सॉल्ट बना है आफ्टर रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस वो एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है या न्यूट्रल सॉल्ट है। तो उसके लिए हमें एसिड और बेस जो हमने यूज किया है सॉल्ट को बनाने के लिए उनकी स्ट्रेंथ्स को मेजर करना पड़ेगा कि किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसकी कम है। सो अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है बट बेस क्या है? वीक है, तो H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस ज्यादा हो जाएगी तो एसिड सॉल्ट बनेगा। और अगर वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो OH नेगेटिव आयन ज्यादा हो जाएंगे तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। और अगर दोनों ही वीक हैं तो उसमें 3 केसेस हैं। अगर तो जो एसिड है वो ज्यादा वीक है तो बेसिक सॉल्ट बनेगा, अगर जो बेस है वो ज्यादा वीक है तो एसिड सॉल्ट बनेगा, और अगर दोनों की वीकनेस कंपेरेबल है, मींस दोनों एक से ही वीक हैं, तो उस केस में हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको फर्दर आपके 11th-12th में भी ये कॉन्सेप्ट बहुत हेल्प करेगा। तो आपको इस चीज की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, और जो आई थिंक मैंने आपको दे दी है आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट की, कि सॉल्ट्स किस तरह की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? मोस्टली सॉल्ट्स आर आयोनिक इन नेचर। इफ यू रिमेंबर स्टार्टिंग में जब मैंने आपको सॉल्ट की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने वहां पे बोला था सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो मोस्टली जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो आयनिक होते हैं नेचर में। मींस उनमें कौन सी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है? आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जिसके कारण दे हैव a very strong electrostatic force of attraction between their ions। ठीक है, आयनिक बॉन्ड में जो आयंस हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े होते हैं, कौन सा फोर्स है जो उन्हें आपस में होल्ड करके रखता है? इट इज द फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उन्हें आपस में होल्ड करके रखता है। ठीक है, जिसके कारण बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाती है बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है? एन एक्वस एंड मोल्टन सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट and aqueous and molten solution of salts conducts electricity।
क्या बोल रहा है कि अगर हम किसी सॉल्ट का एक्वस सोल्यूशन ले लें या उसको मोल्टन स्टेट में ले लें। सबसे पहले हम एक्वस सोल्यूशन की बात करते हैं। जब भी बच्चे एक्वस वर्ड आप सुनते हो तो उसका मीन समथिंग इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, चाहे वो कोई सॉल्ट है, कुछ भी है, कोई कंपाउंड है। जब एक्वस वर्ड आ गया तो मीन्स हमने उस सब्सटेंस को किसमें डिजॉल्व किया है, वाटर में डिजॉल्व किया है। तो अब बोल रहा है कि अगर हम किसी सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर दें तो उस सॉल्ट का सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी स्टार्ट कर देता है। रीजन बीइंग बिकॉज जो सॉल्ट है, सॉल्ट आयोनिक है नेचर में, मींस उसके आयंस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जब हम उस सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर उस सॉल्ट के जो ऑपोजिटली चार्ज आयंस हैं उनको अपनी साइड अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने के कारण उनके बीच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाते हैं, कम होने लगते हैं और अल्टीमेटली एक स्टेज आती है कि दोनों आयंस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाता है और वो कंप्लीटली सेपरेट हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने के लिए कंडीशन क्या है, देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ आयन, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और अगर हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस जो कि मूवेबल हो, मतलब फ्री आयंस की प्रेजेंस होनी जरूरी है। जब हम वाटर में किसी सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं तो जो आयंस हैं, जो सॉल्ट के आयंस हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं इन वाटर एंड दे स्टार्टेड फ्रीली मूविंग, वो फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण जब हम एक बैटरी सेटअप लगाते हैं तो देयर विल बी फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, देखो कैसे है, पहले सोडियम और क्लोराइड आयन है, मान लो मैं NaCl की एग्जांपल ले रही हूं, तो इन दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसने इन दोनों को क्या रखा है, एक दूसरे से जोड़ के रखा है, होल्ड करके रखा है। बट जब हमने बीच में वाटर डाल दिया तो वाटर में कौन से आयंस प्रेजेंट है, OH नेगेटिव आयंस और H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है। ये OH नेगेटिव आयंस, H पॉजिटिव आयंस क्या करते हैं, दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग दीज ऑपोजिटली चार्ज आयंस टुवर्ड्स इटसेल्फ, खींचने लग जाते हैं क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो OH नेगेटिव आयन Na पॉजिटिव आयंस को अपनी साइड अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है और H पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयंस को अपनी साइड अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचते हैं तो जो Na पॉजिटिव और Cl के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अल्टीमेटली कम होना स्टार्ट हो जाता है और कम होते होते वो एक दूसरे के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रेंज से दूर चले जाते हैं और आयंस में टूट जाते हैं। और जैसे ही आयंस में टूट जाते हैं और वो फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उनके थ्रू। सेकंड उसने बोला है मोल्टन सोल्यूशन। मोल्टन सोल्यूशन क्या होता है, अभी हमने सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व नहीं करना, हमने क्या किया, जो सॉल्ट है उसको हमने हाई टेम्परेचर पे हीट करना स्टार्ट कर दिया। तो जब उसे हीट करेंगे तो सॉल्ट है, सॉलिड फॉर्म में है, जब हम हीट करेंगे तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मेल्ट होके वो कौन सी स्टेट में आ जाएगा, मोल्टन स्टेट में आ जाएगा। तो वहां पे भी क्या होता है, जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो जो ऑपोजिटली चार्ज आयंस के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो हीट के कारण वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है एंड अल्टीमेटली अ स्टेज कम्स जब दोनों आयंस एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाता है। तो उस केस में भी ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। तो दोनों ही सिचुएशन में, चाहे आप वाटर में डिसॉल्व कर दो सॉल्ट को, जहां आप हाई टेम्परेचर पे उसे हीट करके मेल्ट कर दो, दोनों ही सिचुएशंस में क्या होगा कि जो सॉल्ट है वो आयंस की फॉर्म में डिसोसिएट हो जाएगा एंड डिसोसिएशन होने के कारण आयंस फ्रीली मूव करेंगे और फ्री मूवमेंट के कारण क्या होगा, देयर विल बी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड पॉइंट क्या है, मोस्टली सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन नेचर। ठीक है, इस पे मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स पे, मेरी लास्ट ही वीडियो है, मैं लिंक भी दे दूंगी, आई बटन में भी दे दूंगी, आप प्लीज इसे देख लेना। मैंने पूरा डिटेल में सॉल्युबिलिटी एक्सप्लेन की है, आपको बहुत हेल्प करेगी ये वीडियो। लास्ट पॉइंट क्या है, सॉल्ट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। पता ही है सॉल्ट्स क्या हैं, मोस्टली आयोनिक होते हैं नेचर में और आयोनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। रीजन बीइंग वही, बिकॉज ऑपोजिटली चार्ज आयंस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जब हम इनको मेल्ट या बॉयल करने की कोशिश करते हैं तो वी नीड टू अप्लाई मोर एनर्जी, हमें ज़्यादा हीट एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है।
इसीलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। रीज़न वही है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच और उन्हें तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई होता है। सो आई होप आपको सॉल्ट्स के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। सबसे पहले हमने सॉल्ट की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में पढ़ा कि कितनी तरह के सॉल्ट्स पॉसिबल हैं, फिर मैंने आपसे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट डिस्कस करा। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका नेक्स्ट टॉपिक जो कि है प्रेपरेशन ऑफ सॉल्ट्स वो स्टार्ट करूंगी। सबसे पहला टॉपिक है जो उसमें जो पहला मेथड है वो डिस्कस करेंगे, क्लोर-अल्कली मेथड। सो टिल देन स्टे ट्यून, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप सपोर्टिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।